जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम पर्यावरण का पॉइंटर जीएस दृष्टि का लाइन बाय लाइन जो दिया हुआ उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक पर्यावरण और सतत विकास को करवा दिया है। ये उसका दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी। आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है कि 10% का नियम संबंधित है। तो ऊर्जा का खाक के रूप में पोषी स्तर से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाना, इसको बोलते हैं 10% का नियम। इस तरह से एक पोषी स्तर से 100 का 10% तो 10 होगा, 10 का फिर 10% तो 1 होगा। इस तरह से जाता है ऊर्जा। फिर देखेंगे कि जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। सबसे पहले हो जाएगा जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। तो जैव से जीवमंडल तक जैविक का संगठन का जो सही क्रम है इसी तरह ही सही होता है। फिर देखेंगे कि स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादन। स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को हम लोग प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है, तो द्वितीय उत्पादकता ये परपोषी या विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो घटती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर। कुछ कारणोंवश यदि तितलियां की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं, कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, तो तितलियों की प्रजाति की संख्या में गिरावट हो सकती है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये जीव और उसके वातावरण के बीच रिलेशन है, उनके बीच के अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या प्रयोग किया था? ओइकोलॉजी के नाम से इकोलॉजी को ओइकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने ही प्रयोग किया था। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताया है अर्नेस्ट हैकल ने। क्या कहता है कि जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया है यूजीन ओडम ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई, तो 1935 ईस्वी में एजे टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस कहा जाता है। यह किसने कहा? बायोसिनोसिस और माइक्रोकोसस। तो ये कहा है कार्ल मोबियस तथा फोब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो प्रकृति की कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में पारिस्थितिकी को जाना जाता है, और जीव का कार्यात्मक इकाई प्रक्रियात्मक इकाई फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ को जो हम लोग कोशिका को कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का सही कथन है, तो देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधि करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो पारिस्थितिक तंत्र एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, तो जीवों, ऑर्गेनिज्म तथा समुदाय के साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो इकोसिस्टम शब्द का सबसे अच्छा जीव का समुदाय और साथ में रहते ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का
बेस्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है और डेफिनेशन है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटकों संयुक्त रूप से निर्मित करते हैं तो ये पारितंत्र करते हैं। जैव घटक और अजैव घटक मिलकर के पारितंत्र कहलाता है। कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र कौन है? खेत होता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? तो धान का खेत होता है, आर्टिफिशियल इकोलॉजी। फिर देखेंगे घास स्थल तथा वन मरुस्थल स्थित है तो कहाँ पे? स्थलीय पारी स्थल में घास भी मिलते हैं और वन भी मिलते हैं। झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसे वहन क्षमता कहते हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है तो जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है उसे पारिस्थितिकी कर्मकता कहा जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र सामुद्रिक है, समुद्र होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है तो लगभग 97% जल समुद्र में होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है तो सोडियम क्लोराइड इसमें होता है। नमक सबसे ज़्यादा होता है समुद्री जल में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है तो वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल का भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार होता है तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में है। भारत में पारिस्थितिक संतुलन असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो वनोन्मूलन पारिस्थितिक असंतुलन पर्यावरण का असंतुलन का कारण है। तो ये वन का जब काटते हैं तो ये पारिस्थितिक असंतुलन को जन्म होता है, पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बनता है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है वो वृक्ष काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है जिससे असंतुलन होता है। फिर देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त होता है तो ओमनिवोरस सबसे पहले शाकाहारी होता है, सबसे पहले उत्पादक होता है, शाकाहारी होता है। फिर हम लोग मांसाहारी बोल सकते हैं, मांसाहारी, और जो सर्वाहारी मांस को भी खाता है और शाक सब्जी को भी खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी। तो ये सबसे उच्चतम पोषण स्तर का होता है। पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवी घटक नहीं है तो वायु जो होता है और जैव घटक है, जीवी घटक नहीं है। फिर कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है तो ऊर्जा सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी ये प्राइमरी सोर्सेस होता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव कहलाते हैं उसको कहते हैं कवक या जीवाणु। जिस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं कवक या जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, ये अपघटक होते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिससे जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमि अदा करते हैं, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। सारे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ सारे क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता चींटी और हिरन होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो शाकाहारी प्राणी आते हैं। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है तो कौन आते हैं? चींटी आते हैं। चींटी जो होते हैं अपघटक भी होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों होते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मोनो है तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है मोनो। नेक्स्ट देखेंगे शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने की श्रेणी में आएगा तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। शाक सब्जी का सेवन करने वाले मनुष्य प्रथम उपभोक्ता, अगर वो मांस खा लेंगे तो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुख्य फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री वातावरण में। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं हरे पौधे, ये क्या होते हैं? जैविक घटक में उत्पादक घटक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है तो हरित पादक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे के रंग क्लोरोफिल की सहायता से
प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे के जो लवक होते हैं क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं, तो ये हरे पौधे हैं। एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटक का सही क्रम है। घास, घास से होगा टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प हो जाएगा। घास को उत्पादक बोलेंगे, टिड्डा को प्राथमिक उपभोक्ता क्योंकि घास को खाया, टिड्डा को खाया मेढक तो ये द्वितीय उपभोक्ता, मेढक को खा लिया सांप तो ये तृतीय उपभोक्ता कहेंगे। फिर देखेंगे इस तरह से एक सीरीज़ बना, इसको हम फूड चेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं? खाद्य कहलाते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी, मानव। घास खाएगा बकरी, बकरी को खा जाएगा मानव, तो ये फूड चेन बनाएगा, इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। जीवभार की का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब में पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवभार का पिरामिड ऐसा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखीय चित्र निरूपण को कहते हैं जीवभार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, अपराइट होता है। पारिस्थितिक तंत्र में डी का समावेश होने के बाद किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, इसको क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्कों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं ये जैव और निर्वनीकरणीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो ये यूकैलिप्टस जो होते हैं ये पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम लोग पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहते, फ्रेंड नहीं है। यूकैलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल गठन शक्ति के कारण घोषित किया गया तो पर्यावरण शत्रु क्या बोलते हैं? पर्यावरण इसको शत्रु कहते हैं। वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है तो यूकैलिप्टस होता है। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, इनके उदाहरण है आर्द्र भूमि, तालाब, झील और जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। क्या कहते हैं? जैसे नदी। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक कौन है? तो ये है महासागर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र या महासागर। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को कहते हैं तो जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है तो ये गैसीय चक्र में जल को सम्मिलित किया है। पारिस्थितिक असंतुलन संबंधित नहीं है, ये औद्योगिक प्रबंधन से संतुलन में नहीं है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है, ये जिस आंदोलन का नारा है ये किसका? चिपको आंदोलन। ये पारिस्थितिक तंत्र का मितव्ययता है, ये आंदोलन का नारा है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया है तो इसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था जिसको कहा जाता है अपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप का संरक्षण से। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसरे ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया, यह एजी टांसले के द्वारा प्रयोग किया गया था। सूक्ष्म जीव जो मृत घोषित पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं वह कहलाते हैं डीकम्पोजर, वियोजक। पारिस्थितिक तंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में सही है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता भी होगी तो अधिक होगी। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, इसको क्या बोलेंगे? पोषित। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध
स्तरों की एक श्रृंखला में होती है, जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला। जैवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये एक दूसरे के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ये ऊष्मागति के पहले नियम के अनुसार है। ऊर्जा संरक्षण का भी नियम यही कहता है, ऊष्मा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको नष्ट किया जाता है। हीट नादर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती रहती है एक पोषण से दूसरे स्तर में। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वर्गीकृत हो जाता है, लगभग 10% भाग। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ये कौन किए हैं? अर्नीज नेरा ने किए हैं। पारिस्थितिक निश्चय आला की संकल्पना को प्रदर्शित किया है, प्रतिपादित किया है। किसने किया है? तो ग्रीनेल ने किया है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। कहता है अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है को बढ़ा देती है। ये पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव वाला एक्ट जो आया था ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला 1972 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए अधिनियम जो लाया गया था 1986 में लाया गया था। जनजातीयों एवं पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारियों को अधिनियम लागू किया था तो दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है तो ये 1980 में लागू किया गया है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। कहता है जो एक समर्थन कहता है सेवा है पोषक चक्र और फसल परागण का। एक साधारण समुद्री आहार का सही क्रम है डाइटम सोपोसी, उसे होगा कैरेस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता। इसके बाद हो जाएंगे हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। जैववानिकी बायोनॉमिक्स में संबंधित सही है। ये परिस्थिति का एक पर्याय है, साइनोनियम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का तात्पर्य है जीव, जीवन से है, जबकि नॉमिक्स के ग्रीक शब्द जिसका मतलब होता है नोमो से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है नियम, लॉ। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम, लॉ ऑफ लाइफ। किसी जल निकाय में घनत्व की परवनता को दर्शाता है तो ये पिक्नो क्लाइन को दर्शाता है। किसी जल निकाय में लवण परवनता को प्रदर्शित करता है तो हेलो क्लाइन ये लवण की प्रदर्शन। हेलो मीन से होता है नमक। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है, इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। पारिस्थितिक उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं पोषकों की सतह पर लाकर। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ जो किया गया है विनियमित। नेक्स्ट देखेंगे घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह जल की सीमा और आग के कारण होता है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रवास्थाओं का सही क्रम है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्यता पर परिभाषा दी। ये कौन थे? एफ कैलिमेंट ने। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे विशेष समूह से विस्थापित हो जाते हैं, इसको कहते हैं अनुक्रमण।
इसको क्या कहेंगे? अनुक्रमण। ये जैव विविधता वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ये इन सीटू संरक्षण के द्वारा रखरखाव किया जाता है। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। प्रकृति के संरक्षण को। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF और IUCN का। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जैव विविधता को परिभाषित करता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। विभाजन वर्ष 1972 में किया था। कौन किया था? वी टेकर ने किए थे। जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा की नामक श्रेणियों में। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। आनुवंशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। इसको कहते हैं जैव विविधता। क्या कहेंगे? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है जैव विविधता के नाश का कारण है तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है तो ये प्राकृतिक आवास का विनाश, ये उसके ह्रास का कारण है। फिर देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का नाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का कारण है तो आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, इस तरह को एक सीरीज चलता है। अब लिखिए जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ऐसे कुछ है। फिर देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों पर और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। देश के पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है। जो खेती का वैज्ञानिक तरीका है इसको कहते हैं झूम खेती। ये पूर्वी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। जैव हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट जो है ये हॉट स्पॉट में शामिल है। भारत के जैव विविधता ताप स्थल हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये मुख्यतः है। जैव विविधता केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। भारत में 4 जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थल है। पूर्व का हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है तो ये संतृप्त क्षेत्र सैचुरेटेड एरिया है। कौन? पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में जो हॉट स्पॉट माना जाता है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह माना जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम 1988 में प्रयोग किया गया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीव जातियों की अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाती है 50 वर्ष से अधिक, तब वो हम लोग क्या कहते हैं? उसे विलुप्त मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किसी प्रजाति का विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित कर्मता तथा आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है
ये व्यापक नीच, बरोड नीचे। फिर प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्त की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है। रेड डाटा बुक्स में सूचियां सम्मिलित की जाती है। रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट से संबंधित है, ये IUCN से संबंधित है। प्राणी समूहों जो संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई जो गधा होता है ये संकटपन्न हो गए हैं। सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग जिसके कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और स्लेटी टेरी सोशियल लैपिंग अति संकटग्रस्त की श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्ती में श्रेणी में और एशियाई जो वन्य गधा है ये संकट के नज़दीक नियर थ्रेटन्ड की श्रेणी में है, जबकि लाल पंडा शामिल। तो लाल पंडा जो है संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है। फिर गोल्डन ओरियल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटपन्न किस्म है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र संख्या से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड की जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है तो बंजर भूमि का जो वनीकरण है ये ह्रास का कारण नहीं है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है जैव विविधता के ह्रास के लिए। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। कौन है ये? सिक्किम 1975 में भारत का अंग बना था। 36वें संविधान 1975। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है तो सिक्किम पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वो है जीवमंडल। वह कौन है? जीव मंडल या रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ये जैव मंडल का रिजर्व एक महत्वपूर्ण रणनीति है। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु सौस्थन पद्धति इन सीटू नहीं है, वनस्पतिक उद्यान। फिर क्रायोबैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वो नाइट्रोजन होता है। वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है एक्स-सीटू संरक्षण के द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विस्तार है तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है क्योंकि इस वर्ग में जो वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा तथा उच्च तापमान। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है तो जैव विविधता। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जीवों की विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायु में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है, अधिकतम विविधता मिलती है तो संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे ज़्यादा अधिकतम विविधता मिलती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये शांत घाटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। सबसे ज़्यादा इसमें जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य में है तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये भी केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ पर? उत्तराखंड। बहुत क्वेश्चन पूछा है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील, लोकटक, फिर केवलादेव तथा उलट झील। आपको बताते हैं 2 फरवरी 1971 में एक रामसर एक्ट होता है। रामसर का दर्जा देने के लिए कई क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में ये चुना जाता है। अभी भारत में 75 गो रामसर साइट घोषित हो गया है। रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत शामिल है। तो कुल 26 स्थल, ये तो अब अपडेटेड नहीं होगा, सब 75 हमारे शामिल हो गए क्योंकि हम भारत का 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो भोज,
आर्द्र स्थल। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो नमभूमि क्या बोलते हैं, नमभूमि। वेटलैंड दिवस मनाते हैं तो 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो ये गुजरात में सबसे बड़ा लवणीय आर्द्र भूमि है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, ये आनुवंशिकता का विभिन्न क्षेत्र है। परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से होता है। परवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होता है, तो यह परवाल की मृत्यु के कारण होता है। जिनमें परवाल भित्तियाँ हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में परवाल भित्तियाँ हैं। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है, तो वाल्टर जी रोसे ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा अस्तित्व का आधार बनी हुई है, ये मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम तथा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण, ये इसका आधार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 से 20 के लिए एक निर्दिष्ट क्या है, तो जैव विविधता का दशक 2011 से 20 तक मनाया गया, घोषित किया गया। पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की ओर बढ़ाने के लिए या बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो पोषण स्तरों की कमी की संख्या ये उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र होता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जैविक भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, तो ये दिसंबर 2002 में, यह रखिएगा जैव विविधता का एक्ट 2002 में लाता है, दिसंबर का महीना में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित होता है, जब स्थापना की बात होगी 2003 में चेन्नई तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण के सहायक है। ये जैव चोरी को रोकता है तथा देशों और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा का अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सीब कॉर्थन के विशिष्ट व्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज़ खान ने इसका विरोध किया, अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल के कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है, तो यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार सीब कॉर्थन की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है, ये मृदा क्षरण में नियंत्रण में सहायक होता है और मरुस्थलन को रोकता है। इसमें पोषणीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूल होता है, तो लद्दाख में ऐसा कंडीशन पाया जाता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, जिसको बोलते हैं सीबक थोर्न। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। तो यह दवा है, इसको बोलते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम। इससे गिद्ध की संख्या में गिरावट आ रही है। भारत में गिद्धों की कमी अत्यधिक प्रमुख कारण है कमी का, तो जानवरों को दर्द का निवारक वही कौन सा दवा था, ये दवा का नाम डाइफ्लोनेक था, डाइक्लोफिनेक। फिर कहता है कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहात में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है तो गोपाशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है, क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। वो पक्षी था डोडो, याद रखिएगा डोडो विलुप्त हो गया है। मॉरिशस में टम्बाकोक जिस डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा है, जिसकी वजह से यह विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारत वन्यजीव के संदर्भ में उडियन उलगुल फ्लाइंग फॉक्स है, एक चमगादड़ है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से प्रसिद्ध है, तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स से प्रसिद्ध है। फिर देखेंगे डुगोंग नामक समुद्री जीव, ये विलुप्त के कगार पर है। ये स्तनधारी है, तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में सही है, ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्यजीव संरक्षण 1972 में अनुसूची वन के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की
इनकी आदत है। इन्हें समुद्री गाय सी काऊ कहा जाता है। डुगोंग की बात करता है तो तमिलनाडु एरिया में मिलता है। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रमुख स्थल हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, तो ये जाति, बहुतायता, स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता एवं आशंका का बोध कराता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है। ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ये महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र, इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो संकल्पना दी गई थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मेयर्स के द्वारा, यह हॉटस्पॉट की संकल्पना कंसेप्ट दी गई थी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मॉप 23 से 27 फरवरी 2002 को मध्य संपन्न हुई थी, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई थी। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंध है तो अणुशक्ति रूपांतरण जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, तो ये कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजोना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। बलुई और लवणीय क्षेत्र में भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसकी अस्तित्व में खतरे हैं। यह पशु भारतीय वन्य गधा है। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था, हैदराबाद भारत में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, UNRED प्लस प्रोग्राम समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, वन पारिस्थितिकी क्या बोलेंगे, समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है 2 महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा के दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल खाड़ी में कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है भितरकनिका, उड़ीसा में है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा साइट्स में संदर्भ में होती है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध के रूप में आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन प्राकृतिक विधियों का स्थान नहीं लिया है। कहता है IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। ये अंग नहीं है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में सही है। ये एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारिस्थितिक तंत्रों और जैव विविधता की मूल्य की पहचान, निर्दलीय तथा अभिगढ़न में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पूछी वानर मॉकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो काली गर्दन वाली सारस पाया जाता है, कृष्णगिरी सारस, उड़न गिलहरी, दंदली तथा हिम तेंदुआ। चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया, तो चीता को भारत में 1952 ईस्वी में विलुप्त घोषित किया गया है, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाली सारस, ये जो है इसका जम्मू कश्मीर का राज्य का पक्षी है। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखेंगे, शीत निष्क्रियता पर परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है। ये चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट में समशीतोष्ण टेम्परेट और शीत
प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वह अनेक पुरानी जाड़े की ऋतु में बिताते कहलाते हैं शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन। गिलहरियाँ, स्क्वायरल, छुछुंदर, मस्टर्ड रैट्स, चूहे, रैट्स, मूवक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। कृंतक, रोडेंट्स घर में आते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है तो निम्नतर अक्षांशों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में। पर्वतीय पर्वताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होता है तो निम्नतर उन्नतांशों में अधिक होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या पाए जाएंगे? लवण जल मगर। अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, फिर समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं सुरूप एवं टैपीर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। उत्तर पूर्व में सघन वनों में रहता है स्लोलोरियस सोलोलोरिस। नेक्स्ट देखेंगे वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एल्यूरस है, एल्यूरस फ्लैंगेंस है, ये रेड पांडा का नाम है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो उत्तर पूर्व भारत के उप हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र पर कार्य करता है तो वेटलैंड इंटरनेशनल है। फिर देखेंगे वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। वेटलैंड इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड है। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारत रामसर कन्वेंशन एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र फिर बोलेंगे उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट देखेंगे भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए। ये उष्ण धारणीय उपयोगिता की उपयोगी है। यदि राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्टेरियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसे अभिप्राय मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि पर पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन उपयोगी हैं। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों की गादीकरण कम करने हेतु। फिर कहता है जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भूमि वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है तो ये गुजरात में है आर्द्र भूमि के अंतर्गत। फिर देखेंगे भारत तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र है तो आंतरिक आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र है कम है। फिर देखेंगे जो जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में जैव द्रव्यमान के उत्पादन में दृष्टि से प्रथम स्थान आते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन आते हैं। फिर कहते हैं डुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं ये हैं वंदना शिवा। ये डुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। जैव विविधता से संबंध रखते हैं तो खाद्य और कृषि हेतु पादप अनुवंशिकता संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का विश्व विरासत अभिसमय। ये वीडियो यहीं तक था। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर अपडेट्स पाने के लिए नई पुस्तकों का हमारे चैनल पर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद।